जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के बारे में आज हम लोग विस्तार रूप से आज पढ़ेंगे। लेकिन मैं पहले एक बात बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त को आप झंडा फहराए या ना फहराए कोई दिक्कत नहीं। अगर 26 जनवरी को आप झंडा फहराए या ना फहराए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप 16 अगस्त को अगर रास्ते में कहीं पड़ा हुआ तिरंगा झंडा मिल जाए तो आप उसे श्रद्धापूर्वक उठा लें। अगर 27 जनवरी को कहीं रास्ते में तिरंगा झंडा पड़ा हुआ मिल जाए तो आप उसे श्रद्धापूर्वक उठा लें। ये आपकी राष्ट्रभक्ति का एक परिचय, बहुत बड़ा परिचय होगा। तो हम लोग आज देखेंगे हिंदुस्तान का आन बान शान यानी कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान के बारे में। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं भी कर रहे हैं आम भारत के नागरिक हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखें, अंत तक इस वीडियो में बने रहें। बहुत कुछ आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और आम नागरिक हिंदुस्तानी नागरिक होने की हैसियत से भी आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग पहले देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देखते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में हमारा 3 कलर है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। और बीच में एक मध्य में जो है वो नीले कलर का एक चक्र है, नीले कलर का चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि केसरिया, सफ़ेद, हरा और मध्य में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां है। इसकी लंबाई और चौड़ाई पे अगर हम बात करें तो 3:2 है। अब जो केसरिया है तो केसरिया बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है, हरा हरियाली का प्रतीक है। अब जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा गया है कि तिरंगे में जो चक्र है उसमें कौन सा कलर है, कौन सा चक्र का कलर क्या है। तो आपको अगर सिर्फ नीला पूछता है तो गलत है, नेवी ब्लू इसका सही आंसर होगा। नीला रंग यानी कि गहरा नीला रंग इसका सही आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि अशोक जो चक्र है उस चक्र में कितनी आरे हैं। आरे का दैट मीन्स तिलियां और आरे दोनों बराबर है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को यानी कि तिरंगे झंडा को जो अपनाया गया वो कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। एक यहाँ पे बात एक ये आता है कि 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, उस लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1929 में रावी नदी के तट पे मध्य रात में, आधी रात्रि में उन्होंने तिरंगे झंडा को फहराया। पहली बार तिरंगे झंडा को पूर्ण स्वराज का नारा देकर, वंदे मातरम का नारा देकर, इनकलाब का नारा देकर उन्होंने 1929 में रावी नदी के तट पे यानी कि आधी रात्रि को उन्होंने क्या किया, तिरंगे झंडा को फहराया। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 से अब प्रत्येक साल हम लोग जो है पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। और ये परंपरा हमारा चलता रहा देश की आज़ादी तक। तो पूर्ण स्वराज्य जो है वो 26 जनवरी 1930 से प्रारंभ होता है। ये यहाँ तक बात समझ में आया, ये यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब कहता है कि झंडे के लिए झंडा गीत की जो रचना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो श्याम लाल के द्वारा की गई थी। अब कहता है कि झंडे का डिज़ाइन हुआ था, जैसे डिज़ाइन में आप देखेंगे 3:2, बीच में जो है कि पहले क्या था, बीच में पहले जो था वो चरखा था, लेकिन आगे चलकर आने के उसमें अशोक चक्र आया। तो जो डिज़ाइन किया गया था कि कलर हरा रहेगा, कलर केसरिया रहेगा, कलर सफ़ेद रहेगा,
ठीक है। ये जो डिजाइन किया गया था, तो प्रारंभिक जो शुरुआती डिजाइन किया गया था वो मैडम विकाजी कामा के द्वारा किया गया था, और जबकि अंतिम डिजाइन जो हुआ था वो पेंगोली वेंकैया के द्वारा किया गया था। तो क्लियर, यहाँ पे अगर प्रारंभिक डिजाइन पूछता है कि तिरंगे झंडे का प्रारंभिक डिजाइन किसने किया, तो मैडम विकाजी कामा के द्वारा, और अंतिम डिजाइन जो हुआ था वो किसके द्वारा, पेंगोली वेंकैया के द्वारा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2002 ध्वज संहिता, नवीन जिंदल, कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता नवीन जिंदल, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया और इन्होंने लड़ाई लड़ा कि भारत के हर नागरिक को जो हिंदुस्तानी नागरिक है उनको तिरंगा झंडा फहराने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वो अपने घर पे भी तिरंगा झंडा फहरा सकते, अपने मोटरसाइकिल पे भी, साइकिल पे भी, गाड़ी में भी वो क्या कर सकते, तिरंगा झंडा लगा सकते। 2002 से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन नवीन जिंदल की जीत होती है और ये हमें एक आने की अधिकार मिल जाता है कि 2002 से हम लोग जो है कि क्या है, अब हम लोग अपने घर में, निजी संस्थान या निजी, आप जहां मतलब चाहे वहां आप तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। तो ये 2002 से ध्वज संहिता यानी कि नवीन जिंदल। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ एक और है कि झुका हुआ झंडा जो है वो राष्ट्रीय शौक का प्रतीक होता है। अगर झुका हुआ झंडा है तो राष्ट्रीय शौक का प्रतीक है कि शौक हुआ। उल्टा हुआ झंडा राष्ट्रीय विपत्ति का प्रतीक है। देश के राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, हम अपने देश का प्रधानमंत्री का अगर निधन होता है तो 12 दिन तक झंडे को झुका दिया जाता है। अगर भूतपूर्व अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की अगर मृत्यु होती है तो 7 दिन आपको झंडा झुकाना पड़ता है। ये आपका राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग जो देखेंगे दूसरा, जो हिंदुस्तान का आन बान शान। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज में एक और बात बताते हैं, आखिर हिंदुस्तान का आन बान शान, भारत का आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज है, कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अगर देश का रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई अमेरिका चला गया तो वहां पर उस व्यक्ति को लोग नहीं पहचानते। जिस जगह पे वो बैठा हुआ है, किसी भी मीटिंग में बैठा हुआ, तो वो उस व्यक्ति को नहीं पहचान रहे कि वो कौन है, कौन सा देश से है। लेकिन उस व्यक्ति जो हिंदुस्तान से, जिनको जो है कि रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया, तो वहाँ तिरंगा झंडा हमारा लगा हुआ था। उससे हमारी पहचान होती है कि ये भारत का रिप्रेजेंटर, प्रतिनिधित्व करने के लिए ये आया है। तो इसीलिए हिंदुस्तान का आन बान शान जो है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा आन बान शान जो हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान हमारा जो है वो आप लोग को पता होगा, नेशनल एंथम पता होगा, जन गण मन, क्योंकि हम पूरा नहीं गाएंगे। अगर पूरा गाएंगे तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा और हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। आप कभी भी अगर ऐसे सुनते हैं वीडियो में तो आपको जब सुनेंगे तब आने के आपको खड़ा होना पड़ेगा अगर पूरा गाएंगे तो। अब देखेंगे कि राष्ट्रगान का जो रचना किया गया था वो किनके द्वारा लिखा गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सबों को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देश का राष्ट्रगान लिखे हैं, एक भारत का, दूसरा बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान लिखे है अमार सोनार बंगाल, और कुछ हेल्प किए हैं श्रीलंका का राष्ट्रगान में। इसीलिए इनको कभी कोई सा बुक में ये दिया जाता है कि ये 3 देश का राष्ट्रगान लिखे हैं, लेकिन 2 देश का राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत का और बांग्लादेश का। 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। 27 दिसंबर 1911 को, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया, तो उस समय हमारा राष्ट्रगान ये नहीं था। उस समय एक स्वागत गीत के रूप में गाया गया था, क्योंकि दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार में ब्रिटेन का महारानी मैरी और ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम का आगमन होता है, और उनके स्वागत के लिए ये गान गाया जाता है। और इस गान में कहीं ना कहीं भारत भाग्य विधाता एक वर्ड आता है। तो भारत भाग्य विधाता इसलिए उनको कहा गया क्योंकि 1905 में बंगाल को 2 टुकड़ा कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो 1911 में
ये रिक्वेस्ट किया गया था जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी से कि आप जो बंगाल के विभाजन हुआ है उन्हें आप क्या करें कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दें। इसीलिए 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, फिर से संयुक्त मिला दिया गया। तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे जो गाने का अवधि है, जो समय है वो 52 सेकेंड है। जो समय है गाने का वो 52 सेकेंड है राष्ट्रगान का, और प्रथम और अंतिम पंक्ति जो है आप 20 सेकेंड में आप गा सकते हैं। अब कहता है कि संगीतमय धुन को बनाने का जो श्रेय जाता है, जिस राष्ट्रगान का जो धुन है, म्यूजिक है, उस म्यूजिक को जो बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। कहता है यह गाना पहली बार 1912 में, यह गाना पहली बार 1912 में भारत विधाता विषय के तहत तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, यानी कि हिंदी रूपांतरण तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ। क्योंकि राष्ट्रगान जो था वो क्या था, मूलतः बांग्ला में यानी कि रचना किया गया था, मूलतः बांग्ला में इसकी रचना की गई थी। तो इसीलिए यानी कि 1912 में भारत विधाता विषय के तहत तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। तो पहली बार जो प्रकाशन हुआ हिंदी रूपांतरण के तहत वो तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ। क्लियर। दूसरा कहता है अंग्रेजी रूपांतरण जो किया गया, अंग्रेजी रूपांतरण जो किया गया वो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया 1919 में। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से आने की क्या अंग्रेजी रूपांतरण किया गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। अब आपको लगा होगा कि भैया 1947 15 अगस्त को देश आजाद हो गया, उसके बाद हम लोग जन गण मन को जो है हम लोग क्या कर लिए कि राष्ट्रगान में उनको दर्जा दे दिया गया। ऐसा नहीं है। अगर सवाल पूछता है कि राष्ट्रगान को, जन मन गण को राष्ट्रगान की दर्जा कब दी गई, राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला है, और अगर 1947 का डेट रहता है तो कंफ्यूजन अपना हो 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया। नेशनल एंथम के रूप में राष्ट्रगान को जो अपनाया गया वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक में ही इसे अपनाया गया, और उसी अंतिम बैठक में भारत के प्रथम राष्ट्रपति की भी चयन किया गया, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये, और महज 2 दिन के बाद, महज 2 दिन के बाद संविधान हमारा लागू हो जाता है, यानी 26 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा यानी कि राष्ट्रगान को, नेशनल एंथम को अपनाया गया। तो कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, आप 15 अगस्त को झंडा फहराए या ना फहराए कोई दिक्कत नहीं है, आप 26 जनवरी को झंडा फहराए या ना फहराए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 16 अगस्त और 27 जनवरी को अगर आप रास्ते में निकलते हैं और कहीं भी बिखरा हुआ पड़ा हुआ अगर आपको तिरंगा झंडा मिलता है तो आप उसे सम्मान से उठा लें और आप राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रभक्ति का आप एक परिचय दें। जय हिंद, जोहार झारखंड।